हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। ओके, जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। डू जॉइन फर्स्ट। जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। आज हम आपके साथ एक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। ओके, आपको पता होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप से हमें हमेशा 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 10 मार्क। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। डू ज्वाइन फास्ट, ऑल ऑफ यू ज्वाइन फास्ट, जल्दी से जल्दी सब जुड़े। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आई विल वेट फॉर 15 seconds, देन आई विल स्टार्ट विद द सेशन। तो ज्वाइन फास्ट। डू ज्वाइन क्विकली ऑल ऑफ यू। तो जुड़ते रहेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज हम थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ओके, क्या क्या थ्योरीज होता है, जैसे हो गया मैक्स वेबर ने थ्योरीज दिया था, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। उसके बाद हम देखेंगे क्या अनसर्टेनिटी वियरिंग ऑफ नाइट। नाइट ने थ्योरी दिया था अनसर्टेनिटी के ऊपर, उसको हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, स्कम्पटस थ्योरी ऑफ इनोवेशन, स्कम्पटस ने दिया था थ्योरी ऑफ इनोवेशन को डिस्कशन करेंगे। फिर हम डिस्कशन करेंगे फ्रैंक यंग का थ्योरी ऑफ फ्रैंक यंग, उसको डिस्कशन करेंगे हम। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, फिर हम देखेंगे क्या मार्क सेशन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद हम कंकेल्स थ्योरी देखेंगे। फिर पीटर्स ड्रकर व्यू ऑन पीटर्स ड्रकर का थ्योरी फिर देखेंगे हम। ओके, फिर हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरल जूडो क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योरल जूडो क्या होता है। और लास्ट में हम एमसीक्यूज करेंगे। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे जितने भी थ्योरीज है उसको डिस्कशन करेंगे, बिकॉज हर साल आप थ्योरी से क्वेश्चंस देख सकते हैं। आइदर दे विल आस्क यू इन टर्म्स ऑफ मैच द फॉलोइंग, या फिर वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन से भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो हमेशा थ्योरी से एक या दो क्वेश्चन आपको दिखने को मिलता है। ओके, तो ज्वाइन फास्ट, जल्दी जल्दी सब जुड़ जाइए। आई विल वेट फॉर मोर 5 seconds, देन आई विल स्टार्ट। जल्दी जल्दी सब जुड़िए, और जितना हो सके सबके साथ शेयर कर दीजिए। ओके, हेलो दिशा, जल्दी जितना हो सके सबके साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू बेनिफिशियल फॉर दोस हु आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 2022 एग्जाम। ओके, यूजीसी नेट एग्जाम। गुड आफ्टरनून दिशा, जल्दी जल्दी सब जुड़िए और सबके साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए। ओके, देखिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। मैक्स वेबर ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। मैक्स वेबर से आपको और एक चीज भी याद आता होगा, मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी भी दिया था। क्या दिया था? ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ये हम पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ने किसने दिया था, मैक्स वेबर दिया था। और मैक्स वेबर को हम क्लासिकल फाउंडर भी इनको हम बोलते हैं, क्लासिकल थ्योरिस्ट भी हम इनको बोलते हैं। हेलो ऋतिक, हेलो प्रतीक। ओके, तो मैक्स वेबर क्या बोले थे, मैक्स वेबर बिलीव करते थे सोशल चेंज, और वो रिलीजियन कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा बिलीव करते थे, बिकॉज वो सोचते थे कि रिलीजियन ही एक कॉन्सेप्ट है जो इंपैक्ट डाल सकता है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, जैसे एम्फासिस ऑन द इंपैक्ट ऑफ रिलीजियन। वो बोलते थे कि रिलीजियन डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियंस होते हैं, जैसे इंडिया के मल्टीकल्चरल रिलीजन्स हम फॉलो करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो हर कल्चर के लोग अपने बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं, वो मैक्स वेबर ने बोले थे। रिलीजन हैड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, वो बोलते थे कि रिलीजन का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है किसके ऊपर, हमारे जो भी बिजनेस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर रिलीजन का बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। रिलीजन वैल्यू एंड एथिकल वैल्यूज। ओके, रिलीजियस वैल्यू और एथिकल वैल्यू। तो यहां पे कीवर्ड क्या हो जाता है हमारा, यहां पे हमारा कीवर्ड हो जाता है रिलीजियन। तो वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे रिलीजियन हैड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द कस्टम ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, जो भी हम कस्टम जो भी ड्यूटीज करते हैं रिलीजियंस का बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। तो आपको कीवर्ड से इसको याद रखना पड़ेगा, रिलीजन। ओके, हेलो प्रतिभा, गुड आफ्टरनून। हेलो कृष्णा, गुड आफ्टरनून। हेलो प्रतीक, गुड आफ्टरनून। ओके, सब जुड़ते रहिए जल्दी जल्दी। डू ज्वाइन फास्टर। फिर हम देखते हैं द अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ नाइट।
इसे किसने दिया था? नाइट ने दिया था। अनसर्टेनिटी वियरिंग, जो भी हम बिजनेस करते हैं उसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी रहता है, तो नाइट ने वो कॉन्सेप्ट को बताया कि अगर उसमें अनसर्टेनिटी और रिस्क का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, देन वी कांट से दैट आवर बिजनेस इज गोइंग टू बी अ प्रॉफिटेबल। ओके, एवरी बिजनेस हैज टू बियर सम अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। द एंटरप्रेन्योर अर्न प्योर प्रॉफिट फॉर बियरिंग द अनसर्टेनिटी। देखिए, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप लाइफ में जितना भी काम कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको अनसर्टेनिटी फेस करना पड़ता है, देन ओनली यू विल बी गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ओके, इन द सेम वे बिजनेस हैज ऑल्सो टू बी गो थ्रू ए पैटर्न ऑफ लाइफ। ओके, तो उनका भी उसमें अनसर्टेनिटी आता है, रिस्क कॉन्सेप्ट आता है, तब जाके हम बोलते हैं कि एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस इज सक्सेसफुल। ओके, तो इसे किसने दिया था? नाइट ने दिया था, द अनसर्टेनिटी वियरिंग थ्योरी। मोर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। क्या बोले थे वो? जितना रिस्क हम ले पाएंगे उतना ही प्रॉफिटेबल हम बिजनेस में कर पाएंगे। ओके, रिस्क यहां पे बोला था कि बोले रिस्क और अनसर्टेनिटी। रिस्क जो है मेजर कर सकते हैं। मेजर क्या कर सकते हैं? रिस्क, जैसे रिस्क में हम कॉम्पिटिटर्स को ले सकते हैं, हम यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस कर सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ उसका वीकनेस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और देखते हैं कि वो कैसे बिजनेस कर रहा है, तो हम एनालिसिस करते हैं, किसका? कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करते हैं। और अनसर्टेनिटी में मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है, या फिर इकोनॉमिक बूम आ जाता है, या फिर इन्फ्लेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, रिसेशन आ जाता है, वेरियस इकोनॉमिक्स डाउनफॉल होता है, तो वो क्या हो जाता है? अनसर्टेनिटी हो जाता है। हम उनको मेजर नहीं कर सकते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी। तो हम रिस्क और अनसर्टेनिटी को साथ में लेके चलना पड़ता है टू मेक आवर प्रॉफिट। ओके, टू मेक द एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। और इसे किसने दिया था? नाइट ने दिया था। ओके, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक, कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया था। जैसे ही अनसर्टेनिटी वियरिंग थ्योरी किसने दिया था? नाइट में दिया था। तो ये एग्जाम में आपको मैच द कॉलम भी में पूछ सकता है। ओके ओके, थैंक यू प्रशांति। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं स्कम्पटस थ्योरी ऑफ इनोवेटर्स। स्कम्पटस, तो स्कम्पटस ने क्या दिया था? इनोवेशंस के बारे में बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट इनोवेशंस। आप कितना इनोवेशन कर सकते हो, कितना अपना बिजनेस में इनोवेट ला सकते हो। ओके, तो इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने क्या दिया था? इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको कीवर्ड भी याद रखना पड़ेगा कि स्कम्पटस ने इनोवेशंस के ऊपर बताया था। Innovations of entrepreneurs are responsible for the rapid economic development of any country. आप जितना इनोवेशंस अपना बिजनेस में लाते जाओगे ना, उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका होते जाएगा आपका कंट्री में। फॉर इंस्टेंस मैं अगर टाटा का बोलूं एग्जांपल, टाटा हो गया, या फिर एलन मस्क का आप ले लीजिए एग्जांपल। एलन मस्क क्या कर रहे हैं? वो डिफरेंट इनोवेशंस लेके आ रहे हैं अपना बिजनेस में, डूइंग ऑफ बिजनेस में, अपना प्रोसेस में भी डिफरेंट इनोवेशंस लेके आ रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? वो ज्यादा एम्प्लॉयज हायर होंगे। ओके, एम्प्लॉयज को हायर होंगे तो एम्प्लॉयज को भी, उनको भी मनी मिलेगा, उनको भी सैलरी मिलेगा, तो जिससे क्या होगा? इकोनॉमिक, एक कंट्री का ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी एक कंट्री का कम होगा। तो मोर द इनोवेशन, द मोर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री एंड मोर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, एन एंटरप्रेन्योर वुड अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट बाय इंट्रोड्यूसिंग सक्सेसफुल इनोवेशंस। ऑब्वियसली अगर आप अच्छा इनोवेशंस अपना बिजनेस में लेके आ रहे हो, ऑटोमेटिकली कुछ यूनिक प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, उसका यूनिक डिफरेंशिएशंस कर रहे हो एज कॉम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स, तो आपका क्या होगा? आप सक्सेसफुली इनोवेट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो जिससे आपका एनफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे आप अपने बिजनेस में। ओके, तो इसे किसने दिया था? स्कम्पटस ने दिया था, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इनोवेशंस के ऊपर। ओके, थैंक यू हर्षद। सब लोग जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दो इस सेशन को। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या? थ्योरी ऑफ फ्रैंक यंग। फ्रैंक यंग क्या दिए थे? फ्रैंक यंग दिए थे ग्रुप लेवल पैटर्न के ऊपर। उन्होंने बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ग्रुप पैटर्न काम करते हैं, कैसे वी हैव टू वर्क अंडर ए ग्रुप। ओके, अगर हम सब मिलके एज ए यूनिटी काम करेंगे, देन ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन कैन रन इन द लॉन्ग रन। ओके, अगर हम यहाँ पे सब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखने लग जाएंगे, ओके, तो उसमें क्या होगा? सब अपने अपने बारे में सोचेंगे, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का कभी भी बेनिफिट नहीं होगा। तो हमें अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करना है, एक सक्सेस करना है, उसको एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, then we have to work as a whole. Okay, emphasis on the change in the group level pattern. We have to work as a group level pattern. ग्रुप में बन के काम करना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर फंक्शंस एज ए मेंबर ऑफ ग्रुप। ऑल द एंटरप्रेन्योर फंक्शन, जितना भी प्रोसेस है वो सब कैसे काम करेगा? एज ए ग्रुप। आप ग्रुप मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स है,
For example, marketing, HR, finance, all the department have to work together, interrelated with each other for the beneficial of the organization. As a group, we have to work. The organization have to work. Okay. तो इंटर ग्रुप रिलेशनशिप, तो यहां पे क्या आ गया, इंटर ग्रुप रिलेशनशिप, मतलब यहां पे इंटर रिलेटेड है, ऑल द ग्रुप्स विल इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर एंड दे विल फंक्शन. ओके. कौन कौन जुड़ चुके हैं? हेलो सत्यजीत, हेलो आशीष, गुड आफ्टरनून. ओके, आई होप आपको क्या क्या थ्योरी से आपको समझ आ रहा होगा. तो ये थ्योरी सब इंपॉर्टेंट है और उसके कीवर्ड्स आप ढूंढिए. जैसे यहां पे कीवर्ड क्या हो गया, फ्रैंक यंग ने कीवर्ड दिया था ग्रुप पैटर्न के ऊपर, ग्रुप लेवल के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया था. ओके. तो नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. क्या है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? इसे किसने दिया था? जीए पैपानेक और जे आर हैरिस. ओके, हैरिस, जे आर हैरिस. तो इन दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा. वो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग में इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एक साइड में दिया होगा और आपको मैच करना पड़ेगा उसके को फाउंडर कौन थे या फिर फाउंडर्स कौन थे, उसका थ्योरी को कौन किसने बनाया था. तो आपको यहाँ पे पैपानेक और हैरिस के साथ मैच करना पड़ेगा. ओके. इकोनॉमिक्स इंसेंटिव्स आर द मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज. जितने भी इकोनॉमिक्स इंसेंटिव्स आप दोगे, ओके, तो इकोनॉमिक्स, ऑल द बिजनेस विल रन फ्रॉम द इकोनॉमिक्स इंसेंटिव्स ओनली. ओके. तो मोर विल द इकोनॉमिक्स इंसेंटिव्स, the more will be the successful organization. Okay. Economic gain develop the willingness among the entrepreneur to undertake diverse entrepreneurial activities. Economic gain मतलब यहाँ पे बोल रहा है इनडायरेक्टली वो प्रॉफिट. ओके. तो अगर आपका बिजनेस जो भी आप कर रहे हो उससे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यू आर नॉट अंडरटेकिंग एनी प्रॉफिट, आपको वहां से कोई प्रॉफिट इनकर नहीं हो रहा है, देन व्हाई यू विल गो फॉर दैट बिजनेस? ऑब्वियसली यू विल नॉट गो फॉर दैट बिजनेस. तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस से, कौन सा एक्टिविटीज मैं कैरिड आउट करूंगा उससे मेरे को प्रॉफिट जनरेट होगा. ओके. तो वही एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज वो करेगा, एक एंटरप्रेन्योर वही एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज वो कैरिड आउट करेगा. ओके. तो ये किसने दिया था? पैपानेक और जे आर हैरिस ने दिया था, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. आई होप इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है आपको समझ आ गया होगा. तो नेक्स्ट चलते हैं मार्क सेशन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके. मार्क सेशन ने क्या थ्योरी दिया था? इन्होंने भी इकोनॉमिक थ्योरी के ऊपर बताया था. द एंटरप्रेन्योर इज डिफाइंड एज समथिंग हु स्पेशलाइज इन टेकिंग जजमेंटल डिसीजन अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज. तो यहां पे कीवर्ड आपका हो जाता है स्केर्स रिसोर्सेज. एक एंटरप्रेन्योर के पास एक हैबिट बना लेना चाहिए अपने आप को कि वो कैसे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम बेनिफिट अपने ऑर्गेनाइजेशन को दे पाए. ओके, ला पाए. तो यहां पे हमारा कीवर्ड हो जाता है स्केर्स रिसोर्स. हाउ टू यूज द स्केर्स रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसे किसने दिया था? मार्क सेशन ने दिया था. ओके. आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हु इज द को फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी. ओके. तो ये था. तो नेक्स्ट देखते हैं कंकेल्स थ्योरी. नेक्स्ट आ जाता है क्या हमारा? कंकेल्स थ्योरी, एम्फसिस ऑन एंटरप्रेन्योरल सप्लाई. तो यहां पे इन्होंने बोला कि सप्लाई एंड डिमांड्स के ऊपर फोकस किया जाता है. सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो हम एक एंटरप्रेन्योरशिप का कैसे इवॉल्व होता है, कैसे किस कौन सा चीज है, कौन सा एक चीज लैकुना हो जाता है जिसके वजह से एक एंटरप्रेन्योर्स का इवॉल्व होता है, एक एंटरप्रेन्योर क्यों आता है मार्केट में. और सोशल फैक्टर्स को देखता है. सोशियोलॉजिकल फैक्टर मतलब क्या क्या सोसाइटी में नीड्स है, क्या सोशल फैक्टर्स अभी मार्केट में चल रहा है, बेस्ड ऑन दैट सोसाइटी एक जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी पॉपुलेशन है, उनको क्या नीड चाहिए, तो वो नीड को यहाँ पे वो आइडेंटिफाई करता है. ओके. तो इसे किसने दिया था? कंकेल्स ने बताया था कि वी हैव टू फाइंड आउट द नीड ऑफ द पॉपुलेशन एंड बेस्ड ऑन दैट नीड वी हैव टू एनहांस आवर अपॉर्चुनिटी. ओके. और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब क्या क्या, अभी साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या लाइफस्टाइल चल रहा है, क्या हमको स्टडी करना पड़ेगा कि पॉपुलेशंस का भी इंटरेस्ट क्या चल रहा है, कस्टमर्स का क्या इंटरेस्ट है इन द मार्केट, तो उसको हमको स्टडी करना पड़ेगा और बेस्ड ऑन दैट स्टडी वी हैव टू एनहांस आवर अपॉर्चुनिटीज. तो इसे किसने बताया था? कंकेल्स थ्योरी ने. तो कंकेल्स थ्योरी इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई. तो इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर. ओके. तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या क्या डिमांड है इन द मार्केट एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू मेक आवर प्रोडक्ट एंड वी हैव टू सप्लाई इनटू द मार्केट. ओके. ओके, थैंक यू प्रतीक सर. तो ये था कंकेल्स थ्योरी. तो पीटर्स ड्रकर व्यू ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. तो पीटर्स ड्रकर्स ने भी कुछ व्यू दिया था अपने
एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो उन्होंने क्या बताया था, एंटरप्रेन्योर एज एन यूनिक एजेंट ऑफ चेंज। तो वो बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर के पास एक पावर है जो कि सोसाइटी में कुछ चेंज ला पाएगा। तो वो बोलते थे एज पर द पीटर ड्रकर। तो एंटरप्रेन्योर ऑलवेज सर्चेस फॉर चेंज, रेस्पॉन्ड टू इट एंड एक्सप्लॉइट इट एज अपॉर्चुनिटीज। तो एक एंटरप्रेन्योर का हमेशा एक काम होता है कि वो मार्केट में क्या नीड चल रहा है, क्या डिमांड चल रहा है, अभी क्या इन्फ्लुएंस चल रहा है, उसको वो स्टडी करेगा, उसके ऊपर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करेगा और उसको वो रेस्पॉन्ड करेगा कि हाँ दिस आर द थिंग्स विच आर गोइंग इन द मार्केट। उसके ऊपर एनालिसिस करेगा, केस स्टडीज बना के स्टडी करेगा और उसके बाद उसको वो एक्सप्लॉइट करेगा। ओके, और एक्सप्लॉइट मतलब मार्केट में सबसे पहले करना पड़ेगा आपको, कॉम्पिटिटर से आगे होने के लिए आपको मार्केट में जल्दी घुसना पड़ेगा। तो एंटरप्रेन्योर ऑलवेज फॉर सीक फॉर द अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो इसे किसने दिया था, पीटर ड्रकर ने दिया था, व्यू ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो मैं और एक बार आपको स्टार्टिंग से कीवर्ड सब बता देता हूं, तो जिससे आपको आपका माइंड में पूरा रह जाएगा ये वाला। ओके, देखिए फर्स्ट हमने पढ़ा मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। तो मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि रिलीजन का कितना इंपैक्ट गिरता है सोसाइटी के ऊपर और आपके एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या हो गया, रिलीजियस स्टडी, रिलीजन के ऊपर। फिर आता है अनसर्टेनिटी बियरिंग ऑफ थ्योरी ऑफ नाइट, या इसके किसने दिया था, इसे नाइट ने दिया था। तो ये बोलते थे कि एक बिजनेस में ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी और रिस्क का इन्फ्लुएंस गिरता है फॉर द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने रिस्क और अनसर्टेनिटी के बारे में बताया था। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखे थे स्क्रम्पटस थ्योरी ऑफ इनोवेशन। तो स्क्रम्पटस ने क्या बोला था, इनोवेशन, एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा इनोवेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे कीवर्ड आपका हो गया इनोवेशन। ओके, और नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ फ्रैंक यंग। फ्रैंक यंग में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे ग्रुप लेवल पैटर्न के ऊपर हमको स्टडी करना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ग्रुप विल वर्क। ओके, तो ग्रुप लेवल पैटर्न को हम स्टडी किया था। फिर हमने क्या देखा था, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर एक काम कर रहा है, उसको ऑब्वियसली दे विल लुक फॉर प्रॉफिट ऑल्सो। सोसाइटी का डेवलपमेंट के साथ साथ उनको प्रॉफिट भी, अपना प्रॉफिट भी देखना पड़ता था। उन्होंने तो इसे किसने दिया था, पैपेनेक और JR हैरिस ने दिया था। ओके, तो नेक्स्ट हमने क्या देखा था, मार्क सेशन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे उन्होंने सब बताया कि हम कैसे स्कैर्स रिसोर्सेस को यूज करके मोर अपॉर्चुनिटीज गेन कर सके। ओके, तो इसे किसने दिया था, मार्क सेशन ने दिया था। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा था, कंकेल्स थ्योरी देखा था। कंकेल्स थ्योरी क्या बोले थे, यहाँ पे वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बताए थे कि हमें एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा स्टडी करना पड़ता है कि मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है, बेस्ड ऑन दैट दे विल सप्लाई इनटू द मार्केट। ओके, तो ये हमने कंकेल्स थ्योरी में देखा था। फिर नेक्स्ट में हमने लास्ट में क्या देखा था, पीटर एफ ड्रकर्स व्यू ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। तो पीटर एफ ड्रकर्स बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक चेंज एजेंट है, मतलब वो हमेशा खुद को इवॉल्व करते रहे और इनोवेशंस करते रहे एज पर द नीड ऑफ द मार्केट। तो ये हो गया 8 थ्योरीज। ओके, अभी हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरल जूडो क्या है। ओके, तो ये एक फर्स्ट रिवीजन था, आपको मैंने सब थ्योरीज पूरा फटाफट फास्ट ट्रैक रिवीजन करवा दिया। अब हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर जूडो। एंटरप्रेन्योर एक्सप्लॉइट्स बैड हैबिट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, एंटरप्रेन्योर जूडो, जूडो से नाम से पता चल रहा है कि फाइट, यहाँ पे आपको फाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर्स का वीक पॉइंट क्या है। अगर वो वीक पॉइंट आप फाइंड आउट कर लेते हैं, वहीं पे ही एक्सप्लॉइट कीजिए, वहीं पे ही उसको अटैक कीजिए, तो वो क्या हो जाता है आपका एंटरप्रेन्योरल जूडो। ऑलवेज मार्केट ड्रिवन एंड मार्केट फोकस्ड। तो एंटरप्रेन्योरल जूडो हमेशा मार्केट ड्रिवन होता है, मार्केट फोकस्ड रहता है। मतलब वो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं ना, हमेशा आप मार्केट के ऊपर फोकस रहिए कि देखते रहिए कि मार्केट में अभी कौन सा स्ट्रेटेजी चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो मैक्सिमम लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को बेनिफिट मिलेगा। तो उसको आपको हमेशा एनालिसिस करना पड़ता है, एनालाइज कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको कॉम्पिटिटर्स को स्ट्रेंथ और वीकनेस भी आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कॉम्पिटिटर्स का कहाँ पे स्ट्रेंथ है, उसका वीकनेस कहाँ पे है। तो वहीं पे आपको वीकनेस को फाइंड आउट करना है और वहीं पे उसको अटैक करना है। अटैक करना इन द सेंस मतलब कि वो जो बिजनेस में नहीं है, आपको वही बिजनेस में घुसना पड़ेगा। ओके, द फीलिंग होल्स लेफ्ट बाय अदर्स इन द इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपको बताया कि आप देखिए, एनालिसिस कीजिए कि आपका कॉम्पिटिटर्स कौन सा बिजनेस में कर रहा है और वो कौन सा बिजनेस में नहीं है। ओके, तो अगर आप वो स्टडी एनालिसिस कर दिए कि फॉर इंस्टेंट आपका एक कंपनी है, वो ए बिजनेस भी करता है, बी बिजनेस भी करता है। ओके, बट आपके पास आप भी वही बिजनेस कर रहे हो, ए बिजनेस कर रहे हो, बी बिजनेस भी कर रहे हो, बट आपके पास वो पोटेंशियल है, आप सी बिजनेस भी कर सकते हो।
बट कॉम्पिटिटर, आप कॉम्पिटिटर्स के एनालिसिस किए और फाइंड आउट किए कि वो सी टाइप का बिजनेस में नहीं जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप सी टाइप में ही घुसेंगे और उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, और वहां पे आप क्या करेंगे, अपना मार्केट शेयर जितना हो सके आप गेन कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका मार्केट शेयर भी गिरेगा और उठेगा और आपका प्रॉफिट भी एनहांस होगा। ओके, आई होप एंटरप्रेन्योर जूडो क्या है आपको समझ आ गया होगा। तो आपको एंटरप्रेन्योर जूडो में बेसिकली एक्सप्लॉइट करना पड़ता है जो बैड हैबिट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स है, मतलब कॉम्पिटिटर्स का बैड हैबिट जो है, जिसमें वो वीकनेस है, उसको ही आपको अटैक करना पड़ता है। ओके, तो ये था एंटरप्रेन्योर जूडो। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा क्या है एंटरप्रेन्योर जूडो और क्या क्या थ्योरीज हमने स्टडी किया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यूज करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आपको बताना है कि कौन सा टाइप नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप का टाइप नहीं है। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप, लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर इंट्राप्रेन्योरशिप। ओके, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। गिव योर आंसर फर्स्ट। तब बताएंगे जल्दी जल्दी क्या होगा इसका आंसर। जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके, प्रतीक्षा बता रहे ए होगा इसका आंसर, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तब बताएंगे आंसर इसका क्या होगा आंसर। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। अच्छा, प्रतीक का भी आ गया आंसर सी। ओके, तब बताइए जल्दी जल्दी आंसर क्या होगा। ओके, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, हमने लास्ट क्लास में इनका डिफरेंस देखा था, एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होता है। इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होता है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आपके एम्प्लॉयज को भी हम इंट्राप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाउंड रहते हैं, मतलब ये उनका सैलरी रहता है जो कि फिक्स्ड रहता है। ओके, दे विल whatever the work will they will do it only for the organization only, but जो एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, वो डिफरेंट है। दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप। वो अपना इनोवेशंस करेंगे, अपना वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इट्स ऑल अबाउट स्टार्टअप। ओके, तो एंटरप्रेन्योरशिप में हम स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ सकते हैं। जैसे स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में क्या हो जाएगा, आप एक ग्रोसरी स्टोर खोल दिए हैं, ओके, किराना स्टोर खोल दिए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा। यू आर ओनली लुकिंग टू फीड योर फैमिली ओनली, तो वो हो जाता है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, और स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप कौन हो जाता है, जो अभी स्टार्टअप एक स्टार्ट हुआ है, वो लॉन्ग टर्म में अपने आप को एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखना चाहता है, उसका मार्केट शेयर भी लार्ज होना चाहता है, तो वो हो जाता है स्केलेबल, जिसके पास अपॉर्चुनिटीज है कि वो आगे बढ़ के एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बन सके। और लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप आपको पता है, जो कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल टाटास हो गया, वो हो जाता है लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, और इंट्राप्रेन्योरशिप इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट आउट ऑफ दिस। तो आपको यहाँ पे कटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखिए, कटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दिस आर ऑल द एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और इंट्राप्रेन्योरशिप इज द डिफरेंट वन। ओके, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of these action of entrepreneur will most likely result in creative destruction? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मतलब आप कुछ न्यू इनोवेशंस लेके आ रहे हो, ऐसा इनोवेट कर ले रहे हो कि पहले वो मार्केट में नहीं था, तो उसको हम बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ओके, तो डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट, टेकिंग ओवर ए कॉम्पिटिटर्स बिजनेस, इशूइंग शेयर्स टू इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस, या फिर लोअरिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। ओके, तो आप क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कैसे करते हो, कौन सा एक्शन यहां से बताना है आपको। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा।
जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपको क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे कीवर्ड है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, मतलब क्या होता है आपको जानना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। ओके, आप ऐसा एक प्रोडक्ट बना लेते हो जिससे आप एक मतलब मार्केट में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ले आते हो, मतलब ऐसा कि कभी मार्केट में वो प्रोडक्ट आया ही नहीं था पहले मार्केट में, तो उसको हम बोलेंगे क्या, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो साक्षी ने बताया आंसर बी। ओके, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आएगा डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट। आप मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि आप अगर एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दे रहे हो जो कि मार्केट में कभी लॉन्च हुआ ही नहीं था, न्यू प्रोडक्ट एक टोटली इनोवेट प्रोडक्ट ले आ रहे हो, जैसे ई व्हीकल से भी आ रहा है, तो ई व्हीकल क्या आ जाएगा, ई व्हीकल से क्या आ जाएगा, तो वो हो जाएगा क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, मतलब पहले कभी था ही नहीं, अभी इलेक्ट्रॉनिक से गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। जैसे पहले एरोप्लेन नहीं था, फ्लाइट कभी कोई सोचा भी नहीं था कि कभी कोई फ्लाइट में उड़ेगा कि फ्लाइट में जाएगा, तो वो क्या होगा, सडन लॉन्च हुआ तो वो एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हो गया। ओके, तो टू का ए हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्कम्प्टर्स, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर वुड thrive in the market, not survive and disappear from the market, get absorbed with the large innovative business, या फिर get absorbed with non innovative business। ओके, हमने स्कम्प्टर्स का अभी पढ़ा है। ओके, तो स्कम्प्टर्स में हमने क्या पढ़ा था, स्कम्प्टर्स इज ऑल अबाउट, स्कम्प्टर्स ने क्या दिया था, स्कम्प्टर्स ने इनोवेशंस के ऊपर बताया था। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना कि यहाँ पे एंड इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर वुड बी व्हाट, एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर को हम क्या बोल सकते हैं। ओके, थ्री का बताइए क्या होगा आंसर। अगर अगर आप एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हो जाते हो तो आप मार्केट में क्या कर सकते हो, वो सोच के आपको आंसर ढूंढना होगा। ओके, थ्री का आंसर क्या होगा। तब बताएंगे आंसर क्या होगा जल्दी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा गेट एब्जॉर्ब विद लार्जर इनोवेटिव बिजनेस। देखिए इनोवेटिव, आपको ये कीवर्ड था इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, हमेशा वो इनोवेशंस कैसे किया जाएगा मार्केट में, वो हमेशा देखते रहेगा कि अपने प्रोडक्ट को कैसा न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके इनोवेट करे, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेगा, तो वो हमेशा गेट एब्जॉर्ब, अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेगा विद लार्जर इनोवेटिव बिजनेस, तो वो मार्केट में क्या करेगा, न्यू न्यू बिजनेस लेके आएगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट, ओके, नॉट अ चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को यहां से कौन सा चैलेंज नहीं होगा, मैनेजिंग द कैश फ्लो ऑफ देयर बिजनेस, या फिर रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉयज, या फिर चूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू सेल इन द मार्केट, या फिर फॉर्मुलेटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू कंडक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। ओके, उसको चैलेंज नहीं होगा, आपको बाकी तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो जिससे एक एंटरप्रेन्योर को चैलेंज आता है, वो चैलेंजेस फेस करता है, और एक ऑप्शन ऐसे होगा जिससे उसको कोई फर्क नहीं गिरेगा एंटरप्रेन्योर को। ओके, तो आपको ये फाउंड आउट करना होगा कि कौन सा नहीं होगा चैलेंज उसको। तो फोर का बताइए जल्दी क्या होगा इसका आंसर। फोर का बताइए क्या होगा आंसर। जॉन बता रहे हैं डी। ओके, तब बताएंगे आंसर इसका। नॉट ए चैलेंज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक एंटरप्रेन्योर को चैलेंजेस वो फेस नहीं करेगा। रूसी भी बता रहे हैं डी। ओके, ओके, सब बताइए क्या होगा इसका आंसर।
ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या है। फॉर्मुलेटिंग रूल्स रेगुलेटिंग रिलेटिंग टू कंडक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री, मतलब आप रूल्स रेगुलेशंस बनाते हो, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रहता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ बनेगा? रूल्स एंड रेगुलेशन आपका हायर लेवल में ऑर्गेनाइजेशन में बनेगा, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाएंगे कि क्या क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। तो वो थोड़ी ना आपको कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आपका विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, बट मैनेजिंग द कैश फ्लो ऑफ देयर बिजनेस, आप यहाँ पे फिनेंशियल स्टडीज कर रहे हो, फिनेंस के ऊपर पढ़ रहे हो, तो आपको वहां देखना पड़ेगा कि आपके पास एनॉफ फिनेंशियल रिसोर्सेस है कि नहीं, आप बिजनेस करने जब जाने वाले हो। तो मैनेजिंग द कैश फ्लो विल बी द इंपॉर्टेंट वन। फिर रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉयज, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो भी आप एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर रहे हो दे आर कॉम्पिटेंट एनॉफ और नॉट। ओके, इफ दे विल बी इनकॉम्पिटेंट देन योर बिजनेस विल नॉट रन एनॉफ। ओके, चूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू सेल इन द मार्केट, आपको वो भी फाइंड आउट करना कि कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस मैं सेल करूंगा जिससे मेरे को प्रॉफिट आएगा। ओके, तो उसको भी आप फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो फॉर्मुलेटिंग रूल्स एंड रेगुलेटिंग विल नॉट बी द आंसर, ये आपके लिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए चैलेंजेस नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच अमॉन्ग दिस इज ए मनी मैनेजर okay who is involved in making risk investment from equity capital with the objective of gaining better return? okay, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस पर्सन, वायर और वेंचर कैपिटलिस्ट। ओके, जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए क्या आंसर होगा इसका। ओके, प्रतीक बोल रहे हैं आंसर सही आया सर डी। हाँ प्रतीक, आपका आंसर सही था लास्ट क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा एक इंसान या फिर ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो सकता है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करता है, इन रिटर्न दे एक्सपेक्टिंग सम प्रॉफिट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आप अगर एक स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको पैसा चाहिए, मतलब कोई कहीं से भी आपको इंस्टीट्यूशन फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस चाहने के लिए आप किससे मदद लेते हो, जिससे वो मदद आपको देगा, बट इन रिटर्न दे विल आस्क फॉर सम प्रॉफिट ऑल्सो। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इस 5 का। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वेंचर कैपिटलिस्ट। ओके, विच अमॉन्ग दिस इज अ मनी मैनेजर हु इन्वॉल्व इन मेकिंग रिस्क इन्वेस्टमेंट, आपके कंपनी में वो इन्वेस्ट करेगा, रिस्क इन्वेस्टमेंट करेगा फ्रॉम इक्विटी कैपिटल, अपने इक्विटी कैपिटल से वो कुछ इन्वेस्ट करेगा अपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग बेटर रिटर्न। तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको पैसा फिनेंशियल सपोर्ट देगा, इन रिटर्न दे विल आस्क फॉर सम प्रॉफिट ऑल्सो, तो उनको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ओके, बायर नहीं होगा इसका आंसर, वेंचर कैपिटलिस्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, एंटरप्रेन्योर जूडो। देखिए एंटरप्रेन्योर जूडो आज हमने पढ़ा है। एंटरप्रेन्योर जूडो स्ट्रेटेजी एम्स एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ओके, फिलिंग होल्स लेफ्ट बाय अदर इन द इंडस्ट्री, डेवलपिंग इफेक्टिवनेस इन द इंडस्ट्री, या फिर मोबिलाइजिंग फिनेंस एंड इफेक्टिव यूज टू रिड्यूस एनपीए, एनपीएस मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में है, क्रिएटिव कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट इन द एनवायरमेंट ऑफ एसएमएमईज। ओके, तो आपको बताना है कि एंटरप्रेन्योर जूडो जो स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं उसका मेन एम क्या होता है। तो साक्षी बता रहे ए, ठीक है, तब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, साक्षी ने फिर आंसर चेंज करके डी बता दिया, ठीक है। तब बताएंगे इसका आंसर 6 का क्या होगा आंसर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है इसका आंसर।
इसका आंसर है फिलिंग होल्स लेफ्ट बाय अदर्स इन द इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया ना एंटरप्रेन्योर जूडो में क्या होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स का वीकनेस को फाइंड आउट करते हैं, वो किस चीज में लैक करता है। तो वो जिस चीज में लैक करता है हम ट्राई करते हैं उसी चीज के ऊपर, हम उसी चीज का प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट वो नहीं दे रहा है, जो प्रोडक्ट सर्विस वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है मार्केट में, हम क्या करेंगे वही प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में लॉन्च करेंगे, जिससे कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट कर सके या फिर हम उनको रिटेन करके ज्यादा टाइम तक रख सकते हैं, किसको, कस्टमर्स को। ओके, तो फीलिंग होल्स लेफ्ट बाय अदर इन द इंडस्ट्रीज, तो ये हो जाता है एंटरप्रेन्योर जूडो स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटरप्रेन्योर हु इज द ओनर ऑफ मोर देन वन बिजनेस इज कॉल्ड। एक एंटरप्रेन्योर है जो कि उसके पास बहुत सारे बिजनेस है, वो मतलब एक बिजनेस नहीं कर रहा है, वो कम से कम अराउंड मोर देन वन कंपनी में, मोर देन वन सर्विस में वो बिजनेस कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर या फिर इंट्राप्रेन्योर या फिर कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर या फिर नॉन ऑफ द अबव। ओके, देखिए इसी टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, यूजीसी नेट हो गया या फिर सेट हो गया, तो आपको कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है और आपको एमसीक्यूज लगाना पड़ेगा। ओके, तो जल्दी से बताइए, एक एंटरप्रेन्योर है जिसका एक से अधिक बिजनेस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन से टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर हम उनको बोलते हैं। हेलो दीपेंद्र, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एन एंटरप्रेन्योर हु इज द ओनर ऑफ मोर देन वन बिजनेस, उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर या फिर नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा, ये सत्यजीत बता रहे 7 का सी, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। ओके, तब बताएंगे आंसर क्या होगा इसका आंसर। चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर देखिए, एक मैंने आपको बताया था, ये एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिफरेंट एसबीयूज होते हैं, बहुत सारे एसबीयूज होते हैं, तो ये सब क्या हो गए एसबीयूज, ये सब हो गए पोर्टफोलियो, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पेरेंट कंपनी के पोर्टफोलियो हो गए। तो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था टाटास का। ओके, तो मैंने भी आपको पहले पहले भी एक 1 मिनट, पहले भी मैंने आपको टाटा का एग्जांपल दिया था, तो टाटा का एसबीयूज क्या हो जाएंगे, टीसीएस, टाटा मोटर्स, तो ये सब क्या हो गए, ये सब उसके पोर्टफोलियोस हो गए। ओके, तो एक एक एंटरप्रेन्योर के भी बहुत सारे एसबीयूज होते हैं, तब हम उनको बोल देते हैं, बहुत सारे पोर्टफोलियोस जब होते हैं तब उनको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर्स। ओके, आई होप एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है। एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जब डिफरेंट डिफरेंट एसबीयूज हो जाते हैं, बहुत सारे एसबीयूज रहते हैं, तब हम उनको बोल देते हैं पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर्स। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द मेंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ओके आर एक्सीलेंट सोर्स फॉर न्यू आइडियाज। आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बहुत सारे होते हैं आपको प्रोडक्ट सेल करने में, जैसे रिटेलर, होलसेलर, ओके, या फिर एजेंट्स कोई हो जाते हैं, तो वो उन लोग का काम क्या रहता है, बिकॉज दे आर द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। क्यों क्यों बोलते हैं हम उनको, क्योंकि वो आइडियाज को अट्रैक्ट, आइडियाज ले सकते हैं कस्टमर से अधिक, क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे डू नॉट बी बॉदर इफ एंटरप्रेन्योर बियर लॉसेस, they have well developed sales force, they earn a handsome profit for new business, या फिर they are familiar with the need of the market। okay, तो हम क्यों बोलते हैं कि the members of distribution channel are the excellent source for new ideas, हम क्यों उनको बोलते हैं ऐसा। ओके, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी बताइए 8 का आंसर क्या होगा, सब बताएंगे 8 का आंसर। ओके, देखते हैं आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज दे आर फैमिलियर विद द नीड ऑफ मार्केट। हम जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी रिटेलर है, जहां पे आप जाते हो, कोई भी आपको कपड़ा खरीदने जाते हो कि कोई भी शॉपिंग करने जाते हो, तो वहां पे उन लोग क्या करते हैं, आपसे सर्वे लेते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे रिटेल स्टोर में आप जब भी जाते हो तो आपको एक फीडबैक फॉर्म भराया जाता है, तो आप फीडबैक फॉर्म में आप अपना जो भी डिटेल्स है, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस किए, कि कोई भी फीडबैक, अच्छा फीडबैक हो या फिर बैड फीडबैक हो, आप वहां पे भरते हो। तो वो फीडबैक को वो क्या करेंगे, अपने जो अपर लेवल में रहते हैं, उनके नेक्स्ट लेवल में जो हेड रहते हैं, उनको वो प्रोवाइड करेंगे कि देखिए कस्टमर ये
प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से क्या करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को एनालिसिस करेगा। ओके, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज ऑल अबाउट फीडबैक। ओके, यहाँ पे कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है। ओके, और उसी हिसाब से काम किया जाता है, बिकॉज दे आर फैमिलियर विद द नीड ऑफ द मार्केट। ओके, तो ये था 8 नंबर क्वेश्चन। लास्ट देखते हैं, द एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, एक एंटरप्रेन्योरशिप को हम क्या बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं? एक्ट ऑफ टेकिंग सिग्निफिकेंट रिस्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस, या फिर द एक्ट ऑफ हैविंग ए स्ट्रॉन्ग विजन, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ ए बिजनेस, या फिर द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इनोवेशंस एंड वैल्यू क्रिएशन। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के बारे में भी पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या होता है। ओके, 9 का बताइए आंसर क्या होगा? ओके, प्रतीक बता रहे हैं 9 का डी। ओके, ओके, सब बताएंगे आंसर इसका क्या होगा? हम एंटरप्रेन्योरशिप को बेस्ट क्या डिस्क्राइब, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस हमने जो पढ़ा था उसको, उसका डेफिनेशन क्या? अगर आपको डेफिनेशन पता है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस का, देन इजीली यू कैन गेट दिस आंसर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, सब बताएंगे? सब बताइए जल्दी जल्दी। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा दैट इन्वॉल्व्स इनोवेशंस एंड वैल्यू क्रिएशन। हमने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में पढ़ा था ना कि देख एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है। एंटरप्रेन्योर हमेशा कैसे मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को इनोवेट करेगा, न्यू सर्विस को इनोवेट करेगा, और कैसे कस्टमर्स को वैल्यू क्रिएट प्रोवाइड करेगा। वैल्यू क्रिएशन इन द सेंस फॉर द कस्टमर इज सेटिस्फेक्शन, एंड वैल्यू क्रिएशन इन द टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिट। एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या कैसे प्रॉफिट मिलेगा, तो उसी हिसाब से काम करेगा, या फिर कस्टमर्स को कैसे वैल्यू प्रोवाइड मिलेगा। एक वो जो भी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, वो प्रोडक्ट एंड सर्विस यूज करके कस्टमर कितना खुश हो रहा है आपका प्रोडक्ट यूज करके, तो वो क्या हो जाता है आपका वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू सेटिस्फेक्शन। ओके, तो इनोवेट करोगे और अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करोगे किसको? कस्टमर्स को। ओके, तो ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखिए, लेट मी चेंज द पेन। देखिए, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। ओके, आप क्या कर सकते हैं, डेली 5 क्वेश्चंस, कॉन्टेस्ट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली टेस्ट सीरीज में। आपको बस क्या करना है, आपको हमारा ऐप IFS ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.ifsonline.com में भी जा सकते हैं, और वहां पे आपको बस क्या करना है, UGC नेट सेक्शन में जाना है, मैनेजमेंट सेक्शन में, और वहां पे आप एक बार जाने के बाद आपको 5 क्वेश्चंस डेली मिल जाएंगे। तो आप वहां पे जाके एक बार क्वेश्चन सब दे दीजिए। उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे वहां पे हैं, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा और MCQs भी प्रैक्टिस होते रहेगा। ओके, और ये आपके लिए फ्री है, फ्री, आराम से आप जाइए, डेली दे सकते हैं, और जल्दी से एनरोल कीजिए, बिकॉज दिस ऑफर इज लिमिटेड। ओके, और उसी के साथ साथ एक एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्सेज भी आपके लिए लॉन्च किया जा रहा है फॉर UGC नेट मैनेजमेंट। ओके, जिसमें बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी प्रोवाइडेड, जिसके साथ साथ हम आपको 300+ आवर्स लाइव लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइव कम रिकॉर्डेड ऑल्सो। लाइव अगर आप नहीं देख पा रहे हो, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और कुछ काम आ जाता है, देन रिकॉर्डेड भी रहेगा, आप आराम से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप आराम से रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। उसके साथ साथ आपको एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वाइज रहेगा। 15 सब्जेक्ट वाइज मतलब हमारा कैसे होता है, हमारा यूनिट 1 से यूनिट 10 रहता है, तो आपको यूनिट 1 का टोटल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएगा आपको वहां पे। ओके, और उसके साथ साथ आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट। ओके, 5 मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, जो कि टोटली UGC नेट पैटर्न एंड ऑल्सो सेट पैटर्न में रहेगा। ओके, तो अगर आप UGC नेट के लिए भी प्रिपेयर करो, दैट्स ऑल्सो भी विल बी बेनिफिशियल। अगर आप कोई सेट, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र सेट हो गया, AP सेट हो गया, कोई भी सेट के लिए प्रिपेयर करो, देन ऑल्सो इट विल बी बेनिफिशियल। उसके साथ साथ हमने आपको ड्यूरेशन रखा है 6 मंथ का। ओके, बिकॉज 6 मंथ इज एनफ टू, आई थिंक एनफ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप पूरा फोकस के साथ पढ़ते हो तो। उसके साथ साथ आपका प्राइस रेंज मिल जाएगा 9000 ओनली। ओके, 9000 ओनली में आपको मिल जाएगा, अगर आप 20% डिस्काउंट एबल कर रहे हो, अगर आप अर्ली बर्ड हो। ये भी आपके लिए लिमिटेड ऑफर है। ओके, जो जल्दी से जल्दी इससे अवेल कीजिए। ओके,
और उसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बिलो में एक नंबर मिल जाएगा, वो नंबर में आप जाके कांटेक्ट कीजिए, जो भी क्वेरी है, जो भी आपको डाउट है आप वहां पे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट www.ifsonline.com में भी जाइए, वहां पे भी विजिट करके आप अपना क्वेरीज पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। ओके, थैंक यू।